बच्चों हम लोग डेरिवेशन की पूरी जो जितने भी 11th में डेरिवेशन है वो सारी डेरिवेशन का एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी ही हम देख रहे हैं। शॉर्ट लेक्चर में 5-6 घंटे के लेक्चर में पूरा 11th का जितना डेरिवेशन है देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन के लिए आपको मैं बता दूं कि कोई भी डेरिवेशन को अगर प्रेजेंट करना होता है एग्जाम में तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंट्रोडक्शन, मतलब कंसीडर वगैरह चीज़ें उसका लिखना होगा, कंसीडर वगैरह लिख लीजिए, कंसीडर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एजम्पशन वो लिखना होगा। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसे मैं ओरली बोल दूंगा कि ये आपका कंसीडर वगैरह लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा है आपका मेन डायग्राम एंड उसका मैथमेटिकल पार्ट। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल काइनेमेटिक्स से। जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन, उस चैप्टर में कोई डेरिवेशन खास है नहीं, उसमें न्यूमेरिकल ही है, आपका एरर पे आता है एंड डायमेंशनल एनालिसिस पे आता है। पहला डेरिवेशन आपको मिलेगा मोशन इन 1 डायमेंशन, काइनेमेटिक्स मोशन इन 1 डायमेंशन से। मोशन इन 1 डायमेंशन में आपका पहला डेरिवेशन होगा। ये इधर रखते हैं क्या? इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? इसमें एक ही डेरिवेशन है आपका, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो कंसीडर वगैरह वाला पार्ट जरूर लिखना होगा, लाइक कंसीडर अ पार्टिकल विच स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, क्योंकि जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन a एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v एंड इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट s। तो ये इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना होगा, ये कंसीडर वगैरह वाला पार्ट जरूर लिखना होगा। इसमें इतना ध्यान रखिए कि जो भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हो उसे आप एजम्पशन में लिख दोगे, मतलब कंसीडर वगैरह वाला पार्ट में लिख दोगे। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन पे आने के पहले ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होगा, वैसे ये डिस्प्लेसमेंट s, वेलोसिटी और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, अगर आप इधर की ओर मूव करते हो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हो और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हो, अगर आप इधर की ओर मूव करते हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे। और अगर आप इधर की ओर आते हो, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालते हो और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, तो आप इंटीग्रेट करोगे। ये बात ध्यान रखना है आपको, इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे हैं, जो कि है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने कंसीडर वगैरह लिख दिया होगा, शुरू में स्टार्टिंग में लिख दिया होगा जो हमने डिस्कस किया। अब इसमें स्टार्टिंग आप करोगे एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन जो है a जो है वो dv बाई dt होता है, a इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है। इधर की ओर जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, मतलब v जो है वो ds बाई dt होता है, a जो है वो dv बाई dt होता है। और ऑब्वियस सी बात है इधर की ओर आओगे तो इंटीग्रेट करोगे। याद रखना होगा कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन से स्टार्ट करोगे, तो यहां से आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू a dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विथ इन द लिमिट, लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। within the limit। और क्या लिमिट है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो u से लेकर v तक। और इधर a कांस्टेंट है, आपने बोला कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो a बाहर हो जाएगा और dt हो जाएगा इधर, ठीक है, 0 से लेकर t तक। सो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv का डिफरेंशिएशन आ जाएगा v लिमिट u से लेकर v तक, और a बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा t 0 से लेकर t तक। सो ये बन जाएगा v माइनस यू और इधर हो जाएगा a t माइनस 0, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
ये पहला डेरिवेशन हो गया आपका। दूसरा आते हैं इसी में, ये तीनों आ सकता है आपसे। दूसरा आते हैं इसमें, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो तीनों एक साथ कर लेते हैं। दूसरा है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट करेंगे v और s के रिलेशन से। आपको पता है कि v जो है वो ds बाई डी टी होता है। s से v की ओर मूव करेंगे डिफरेंशिएशन, v से a की ओर मूव करेंगे डिफरेंशिएशन, और v से s निकालना चाहोगे तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे, ds जो होगा वो होगा v dt। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विथ इन द लिमिट। लिमिट क्या है आपका, बट v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 कांस्टेंट होता है, एक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। आप फिर बेसिक से निकालिएगा v इक्वल टू डी एस बाई डी टी करके और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी करके, वहां से निकालेंगे। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। और दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है, इस बात को ऐसे समझिएगा। अगर कोई बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसने 2 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी स्टार्ट की और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप उससे जाते हो और 1 सेकंड बाद पूछते हो कि तेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो बोलेगा 3 मीटर पर सेकंड। और उससे पूछोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप उससे 2 सेकंड बाद पूछते हो कि तेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो बोलेगा 4 मीटर पर सेकंड। पूछोगे इनिशियल कितनी है, तो इनिशियल 2 के 2 ही रहेगा। अगर आप उससे 5 सेकंड बाद पूछते हो कि फाइनल वेलोसिटी तेरी कितने है, तो 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी है, तो 2 मीटर पर सेकंड। मतलब उसका इनिशियल फिक्स रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल चेंज करते रहेगा। यानी v एक वेरिएबल है और v एक वेरिएबल है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो v को ब्रेक करना होगा इंटीग्रेट करने के पहले। किस में ब्रेक करना होगा, t के टर्म में और एक कांस्टेंट के टर्म में, तो u प्लस ए टी dt। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों साइड विथ इन द लिमिट। इंटीग्रेटिंग विथ इन लिमिट क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u dt और प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट कर दिया, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, u बाहर होगा dt, और इसका तो इंटीग्रेशन t dt, t पे पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे t नहीं चाहिए, t नहीं चलेगा, बट अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट अगर हम इसे करते हैं एक्सेलरेशन से, क्योंकि एक्सेलरेशन आया हुआ है, तो एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। बट यहाँ पे पंगा है कि यहाँ पे t है और आपके फाइनल जो स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, उसमें t नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करने के बाद, हालांकि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं बोलोगे, बट आपके समझने के लिए है ना, जो मैथ्स में टर्म है वो सीधे ऐसे डिवाइडेड dv बाई dt के बाद आप लिखोगे ds बाई dt इंटू dv बाई ds। सो मैथ्स में ये टर्म डिफाइंड नहीं है, बट ये आपके समझने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। अब आप इसे बोल सकते हो, सॉरी ds, आप इसे बोल सकते हो ds बाई dt v हो गया v dv बाई ds। सो एक्सेलरेशन जो हुआ आपका वो होगा a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ध्यान रखिएगा, ये आपके समझने के लिए बोला है ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। dt लिख दिया था, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, ठीक है। बट आपका ये टर्म जो है वो मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड कर दिया। अगेन ये टर्म मैथ्स में नहीं डिफाइंड है। मैथ्स में क्या है, a इक्वल टू dv बाई dt। दिस इंप्लाइज आप सीधे ये लिख सकते हो। सो आपका टर्म आ गया a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। अब हम इसे क्या करेंगे, इधर एस डी एस लेकर आते हैं, a ds और इधर v डी वी।
इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट, यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ds v dv। लिमिट क्या होगा वेलोसिटी का, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब ये हो जाएगा आपका as और v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, लोअर u है और अपर v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये हो जाएगा as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, यानी कि v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये 2 इधर जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका प्रूव हो गया। सो ये 3 डेरिवेशन, या आप एक चैप्टर 1 में चैप्टर 3 में मतलब काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मात्र यही डेरिवेशन है जो आपको जानना चाहिए। तो इसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर 4 यानी कि मोशन इन 2D। सो मोशन इन 2 में पहला टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स में 2 डेरिवेशन हैं, एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट क्या है इसका कि अगर 2 वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बन सके, लाइक दिस। ये A हो गया और ये B हो गया। अगर 2 वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बन सके, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में 2 वर्ड होगा, अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है दोनों का, ये वेक्टर का हेड हो गया और ये टेल हो गया। अपोजिट ऑर्डर का मतलब वो टेल टू टेल ज्वाइंट है। लाइक अगर ये वेक्टर ऐसे है, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, एक खत्म हुआ एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो ऐसे में बोलेंगे सेम ऑर्डर और इसको बोलेंगे अपोजिट ऑर्डर। अगर 2 वेक्टर इस तरीके से ज्वाइंट है कि दे कैन बी टेकन एज 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे इसे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। और अगेन पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होते हैं, तो कौन सा वाला डायगोनल, वो वाला जो इनके कॉमन पॉइंट से पास करेगा, यानी ये वाला डायगोनल। सो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। If two vectors are can be represented as two adjacent side of the parallelogram, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर देखिए, एक खत्म दूसरा शुरू तो सेम ऑर्डर। अब दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन है तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देन रिजल्टेंट will be diagonal of parallelogram. अब देखिए
पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये। तो कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट है। तो कौन सा डायगोनल? जो उनके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट। सो चलिए इस पे वर्क करते हैं हम लोग, डिराइव करते हैं इसको लिखना है, आप लिख लीजिए। अब इसको डिराइव करते समय सबसे पहले तो आप कहानियां लिखिएगा, कंसीडर वगैरह। तो कंसीडर वगैरह जब आप लिखोगे तो लिखोगे कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। They can be represented as two adjacent sides of the parallelogram as shown in the figure. The resultant will be the diagonal of parallelogram as shown in the figure. अब उसके बाद आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए क्या तरीका है, ये b है तो ये भी b होगा, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम के साइड्स जो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये b है तो ये भी b होगा। अगर ये वाला एंगल इनके बीच में थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप क्या बोलोगे, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीई। सीई is perpendicular drawn on extended portion of AB. CE is perpendicular drawn on extended portion of AB. तो अब देखिए कहानी क्या होता है। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC। अगर आप काट के देखना चाहते हो तो काट कर यहां पे मैं दिखाऊंगा, बट आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC। अगर ये B है आपका तो ये B cos थीटा हो जाएगा इतना, और इतना B sin थीटा हो जाएगा। ये पूरा A था, यहां से यहां तक AB A था और BE B cos थीटा हो गया। अगर इस ट्रायंगल AEC को मैं कट करता हूं यहां पे, चलिए मैंने आपके लिए इसको काट भी दिया, तो आपका ये जो है रिजल्टेंट हो गया R, और ये A प्लस कैपिटल A प्लस B cos थीटा, ये साइड हो गया। मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो वेक्टर साइन हटा देते हैं, A प्लस B cos थीटा, और दूसरा वाला हो गया B sin थीटा, और इसका हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट है। तो ये ट्रायंगल AEC आपको मैंने काट कर दिखा दिया यहाँ पे। इस ट्रायंगल AEC में बेस जो है वो A प्लस B cos थीटा है और परपेंडिकुलर जो है वो B sin थीटा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल ABC AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हो आप? R इज इक्वल टू अंडर रूट A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू, सॉल्व कर दो इसको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ये ले लिया, इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लिया और बचा इधर प्लस 2AB कॉस थीटा। This implies R is equal to
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट आ गया। सो ये रिजल्टेंट हुआ आपका। इसमें कभी कभी आपसे पूछते हैं कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाया, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाया, ये एंगल अल्फा हो गया। अगर आपसे अल्फा का वैल्यू पूछे तो आप यहाँ पे अल्फा लिख सकते हो। लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा, विथ ए, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू नीचे आपका a प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर आपका b साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपका tan अल्फा का वैल्यू हो गया। सो ये भी लिख सकते हो, जनरली आपसे रिजल्टेंट पूछा जाता है। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब आगे मूव करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जैसे मान लेते हैं आपका दो साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये हो गया A और ये हो गया B। दो साइड ऑफ द ट्रायंगल इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है कि उनको दो साइड ऑफ द ट्रायंगल बता दिया जाए, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंशिएट कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे आपको लगना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ लगाना है और कहाँ पे ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ये A हो गया, ये B हो गया। अगर ये अपोजिट ऑर्डर में है तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, और अगर ये सेम ऑर्डर में है तो आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे। और एक और छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा और काफी इंपॉर्टेंट, देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लाइक ये A और B है, तो इनके बीच में इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, ये थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, ये इसका हेड और इसका टेल जॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B, अगर यहाँ पे वैल्यू लिख रखा 120 डिग्री, व्हाट इज एंगल बिटवीन A एंड B, तो 120 डिग्री नहीं बोलिएगा, आप बोलेंगे 60 डिग्री, ये वाला एंगल। बेसिकली दो वेक्टर के बीच में एंगल तब डिफाइंड है जब दोनों हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं। कंसेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक का हेड दूसरे का टेल से ज्वाइंट है, तो ये एंगल नहीं होगा। इसे एंगल बनाने के लिए इसको यहां पे रखिए, और ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है, तो दूसरे वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कीजिए। वेक्टर जो है वो पैरेलली या कोलिनियरली शिफ्ट हो सकता है, तो ये B और A को आप यहां पे शिफ्ट कर दिए, तो ये जो हुआ थीटा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। तो दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना जरूरी है, अदरवाइज बाहर वाला उसका एंगल होगा। इस केस में A और B, ये पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम है, अपोजिट ऑर्डर में है, तो इस केस में A और B के बीच में एंगल थीटा ये होगा। लेकिन जब हम इस केस की बात करते हैं तो A और B के बीच में एंगल थीटा जो है वो ये वाला एंगल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी तो हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे थे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं कि वो दो एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल बन जाए, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर R, ये रिजल्टेंट होगा। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर represented
as two adjacent side of the triangle taken in same order, then resultant will be third side of triangle taken in opposite order. सो इस केस में R जो है वो आपका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये आपका B है, ये B है आपका। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं A, B और C, स्मॉल ABC। CD is the perpendicular drawn on the extended portion of AB. CD is perpendicular drawn on extended portion of AB. तो ये आपका B है, तो ये बन जाएगा B cos थीटा, और ये बन जाएगा B sin थीटा। तो अगर आप ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, मैं आपके लिए ADC को यहाँ पे कट भी कर देता हूँ, काट देता हूँ ट्रायंगल ADC को। तो ये वाला जो लेंथ है ये A हो गया, ये B cos थीटा, यानी नीचे A प्लस B cos थीटा, और इधर हो गया आपका B sin थीटा, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट R। सो ये R हो गया आपका। सो R का वैल्यू क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? सेम कहानी, R जो है वो होगा आपका A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, प्लस 2AB cos थीटा। ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। आप देख सकते हो, लिख सकते हो पॉज करके। स्टॉप। स्टॉप करना दीपक किससे होता है? ऊपर से जो बटन का दबाया था, वहाँ से